Hello everyone. So this is the video for class 9th chapter number 1 Cell a unit of life. So आज से हम अपने चैनल पे नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं क्लास 9th के जितने भी चैप्टर आपकी ICSE सृजन बायोलॉजी बाय वीर बाला रस्तोगी की बुक में है वो सभी मैं आपको उन सभी का एक्सप्लेनेशन वन बाय वन प्रोवाइड करूँगी अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये चैप्टर है दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर सृजन ICSE बुक. इसमें हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे. आप इसके टॉपिक से समझ सकते हो सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ. सो दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर यू ऑल. आप पिछले क्लासेस में क्लास 6 से ही ये सारी चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं. सेल क्या है एंड वाई सेल इज़ नोन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. क्योंकि हमारी लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है और ये सेल्स मिल करके ही बॉडी को फॉर्म करती हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज अ यूनिट ऑफ लाइफ. इसीलिए इनको यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. फंक्शनल यूनिट कहा जाता है क्योंकि ये फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो हम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियोस को लास्ट तक के देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. उससे पहले अगर जो ऑडियो है और क्लियर हो मेरी वॉइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. कुछ कन्फ्यूजन हो देन ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हैव सर्टेन कैरेक्टर्स. सेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. डिस्कवरी ऑफ सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे. सेल थ्योरी क्या है उसके बारे में बात करेंगे. सेलिएंट फीचर क्या है सेल थ्योरी के वो बात करेंगे. थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. पार्ट 1 पार्ट 2 देखते हैं कितने पार्ट्स में ये कवर होता है. लास्ट पार्ट जो होगा वो टेस्ट योरसेल्फ सॉल्यूशन का होगा. तो जो भी पार्ट्स आपको चाहिए होंगे वो सभी पार्ट्स आपको क्लास 9 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. तो आप मेरे चैनल पे जाके क्लास प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 9 की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. सेल के नंबर, साइज़ एंड शेप के बारे में. सेल हाउ न्यूमरस दे आर, कितनी सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, छोटी बड़ी लार्ज स्मॉल. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्यों कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. बहुत से बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन रहता है तो इस चैप्टर में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. सो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका. सो द सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स, डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स. तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए. अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल थ्योरी. स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. मेजर डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड अ एनिमल सेल शुड बी मेनली डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द सेल वॉल. मतलब इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के जो आपको स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू योर ICSE सिलेबस, उसमें ये सभी जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रख के आपको उस चैप्टर को स्टडी करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ बॉडी पार्ट्स. आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिल करके बने हुए हैं. ठीक है. एक कंपाइलेशन है. एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं. जैसे हेड है, थॉरेक्स है, जॉइंटेड लेग्स हैं अगर एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की बात करी जाए. इसी तरह से एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी. प्लांट्स हैव रूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, वुड एक्सेट्रा. जैसे प्लांट्स में क्या है, ये सभी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पत्तियाँ, फ्लावर्स, वुड एक्सेट्रा. तो ये सभी क्या है, ये कंपाइल होकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं.
and bone, flesh, blood, nerves are present in animals. Though these parts look very different, they have one common feature: they all are composed of tiny units called cell. अब ये सभी पार्ट्स क्या हैं? अलग अलग हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन बात क्या है कि ये सभी बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने हैं, और उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. However, many living organisms such as bacteria, amoeba, paramecium, Chlamydomonas etc. are formed of only one cell. ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, सेलुलर का मतलब सेल. तो अमोबिया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने हैं. और जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, फ्लावर्स, एनिमल, इंसेक्ट, ये सभी बहुत सारी सेल से मिलकर के बने हुए हैं, और हर एक छोटी छोटी जो यूनिट है सेल की, उसको क्या यूनिट जो है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. थ्योरी अगर आप एक बार समझ जाओगे ना, तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ. A cell is the smallest part of the body of an organism. एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो है वो क्या है? सेल है. which is able to carry out all basic function of life. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सेल सबसे छोटा पार्ट है बॉडी का, लेकिन ये वो सारे बेसिक फंक्शन कर सकता है एक लाइफ लिविंग चीज़ में जो फंक्शन होते हैं, जो एक लिविंग थिंग की जो एक कैटेगरी है, सच एज ग्रोथ. ठीक है, अब वो फंक्शंस क्या है? ग्रोथ, एक सेल में ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोड्यूस भी कर रही है, ग्रोथ भी है, मेटाबॉलिज्म भी है. तो सेल क्या करती है? सारे बेसिक फंक्शन जो लाइफ के हैं वो कैरी आउट करती है. इसीलिए बच्चों सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. Every organ of living being is made up of hundreds of thousands of cells. हमारी बॉडी क्या है? thousands of cells से मिलकर के बनी है. Every function performed by an organism is ultimately the आउटकम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल ओनली. और जो भी फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो अल्टीमेटली क्या है? जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो अलग अलग रेस्पेक्टिवली उस फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. अ सेल देयरफॉर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है? क्योंकि एक वॉल जैसे है तो वो ब्रिक्स से मिल करके बनती है. इसी तरह से हमारी बॉडी सेल से मिल करके बनती है. तो अगर हम वॉल का एक बेसिक स्ट्रक्चर कहें तो ब्रिक क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है. इसी तरह से हमारी बॉडी सेल से मिल करके बनी है, इसलिए सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है. फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल, कि सेल सबसे छोटा पार्ट हमारी बॉडी का जिसमें लिविंग जो फंक्शंस हैं वो सारे होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी. अगर वीडियो पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. So cells are the building blocks of all living beings, plants and animals. चाहे plants हों या animals हों, वो सभी किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं. A cell is capable of independent existence and perform all basic function of life. एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब एक जो सेल है वो अपने में अकेले एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें हैं, वो एक लिविंग फंक्शन, सारे उसमें लिविंग फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है लाइफ के वो हो रहे होते हैं. तो सेल क्या है? वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. ठीक है. एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी शुरुआत
शुरुआत कैसे होती है, एक छोटी सी सेल से होती है जिसको हम जायगोट कहते हैं, और जायगोट ही को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लिविंग सेल कहते हैं। ईच सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन, और हर सेल का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, कितने समय तक के वो ज़िंदा रहेगी, ठीक है, उसकी लाइफ कितनी है। द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स आर कंटिन्यूअली रिप्लेस बाय द न्यू सेल, और जो पुरानी टूटी फूटी हुई सेल होती हैं, जो ख़राब हो चुकी होती हैं, वो नई सेल्स से कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में रिप्लेस होती रहती हैं। मतलब नई सेल्स हमारी बॉडी में बनती रहती हैं, क्योंकि एक सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, 2 डॉटर सेल बना लेती है, फिर वो डिवाइड करती हैं तो और सेल बनाती हैं। तो जो पुरानी सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होती जाती हैं और नई सेल्स आती रहती हैं। सेल्स ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 टिश्यू ही पढ़ा था, और आपको याद होगा कि आपने स्टडी किया था कि जब एक तरह की सेल्स आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। एंड मैनी टिश्यूज़ टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के चले आए हो। जब सेम तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, राइट। जो ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। मतलब सेल से बना टिश्यूज़, टिश्यूज से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक पूरी ह्यूमन बॉडी डेवलप हो गई। अगर इसको डिटेल में समझिए तो सेल्स ने टिश्यूज़ बनाए, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ आपस में मिलके ऑर्गन बनाता है, जैसे हार्ट, लंग्स, ये सभी। फिर ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन से मिल करके बना है ना। फिर जब ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, पूरी ह्यूमन की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप हो जाती है। नॉलेज डेस्क में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच वी स्टडी सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। वो बायो की ब्रांच जहाँ पे हम सेल और इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी क्या है, जहाँ पे हम सेल के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी केमिस्ट्री और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो दैट इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी, जहाँ पे हम सेल के बारे में और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी फिजियोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी क्या है, वो ब्रांच है बायो की, जहाँ पे हम सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने सेल और सेल के कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये नेम को याद कर लीजिए, अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होती है, जो बॉटल के ऊपर लकड़ी के ढक्कन होते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जस्ट अ सेकेंड, तो वो कॉर्क होते हैं, ठीक है। उन्होंने उसका एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया एंड ऑब्जर्व दैट द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जॉइंट टुगेदर एज अ हनीकॉम्ब। और उसमें उन्होंने क्या पाया कि जो कॉर्क थी वो इस तरह के कुछ, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह के कुछ कंपार्टमेंट से बनी हुई थी। दीज कंपार्टमेंट्स वर नेम सेल्स। तो ये जो ब्लॉक्स थे इसमें उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, सेल्स। द सेल्स सीन्स बाय हुक वर ओनली एम्प्टी स्पेसेस। जो हुक ने सेल ऑब्जर्व करी थी, इसमें जो इन्होंने इस तरह के ब्लॉक्स देखे जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, इसको इन्होंने सेल का नाम दिया। और लेकिन ये जो सेल थी ये एम्प्टी सेल्स थी, एम्प्टी स्पेसेस थी डेड सेल्स की, विच वॉज सराउंडेड बाय द सेलुलोज वॉल। सो एक्चुअली दीज वर द डेड सेल्स विच वर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। टुडे सेल्स डिनोट्स द लिविंग कंटेंट और द प्रोटोप्लाज्म। अभी जो हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं और जो बात करते हैं वो लिविंग सेल के बारे में बात करते हैं, जिसमें प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। सो ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन अ थिन स्लाइस, ये उसी का डायग्राम है। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में क्या दिया गया है,
सेल्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। जो सेल्स हैं वो इतनी छोटी हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ सॉरी, तो उससे सेल की डिस्कवरी में बहुत मदद मिली, क्योंकि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क, ही ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। तो जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था बायोलॉजी की फील्ड की, जो मतलब उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इवेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड मॉडर्न माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, फिगर 1.2a यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप, was developed by a Dutch Antony van Leeuwenhoek in 1632 to 1723। ठीक है, एंटनी वैन लीवनहुक ने इसको डेवलप किया था 1632 to 1723। He clamped a very tiny biconvex lens between two brass plates and made microscope। ठीक है, छोटे छोटे बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। In this microscope the eyes were kept close to the lens on one side while the object to be viewed was placed at the screw point on the other side। ठीक है, सो सिंपल माइक्रोस्कोप एंटनी वैन लीवनहुक ने डिस्कवर किया था। इसमें इन्होंने यूज़ किया था बाइकॉन्वेक्स लेंस, जिसको दो ब्रास प्लेट के बीच में प्लेस किया गया और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया गया। इन दिस माइक्रोस्कोप द आई वॉज केप्ट क्लोज टू द लेंस ऑन वन साइड, मतलब बाइकॉन्वेक्स लेंस के एक तरफ मतलब आइज़ को रख करके आइज़ को प्लेस किया गया। वाइल द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड वॉज प्लेस्ड एट द स्क्रू पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और जो दूसरा पार्ट था लेंस का, उसके स्क्रू पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। ठीक है, लीवनहुक कंस्ट्रक्टेड मेनी सिंपल माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग लेंसेज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर रेंजिंग बिटवीन 75 to 250 टाइम्स। इसी तरह से लीवनहुक ने और भी सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर करे, जिसमें उन्होंने और मैग्नीफाइंग लेंसेज जिसका पावर 75 से 250 टाइम्स था उसको यूज़ किया। ठीक है, तो अगर आप एक बार डायग्राम देखें, सो दिस ब्लैक कलर का जो है पहला लीवनहुक सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो ये जो येलो है दिस इज़ द कंपाउंड स्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बारे में अगर बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, डेवलप्ड just a second microscope using two lenses to achieve greater magnified view of an object। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो लेंसेज यूज़ किए ताकि इनको ज़्यादा मैग्नीफाई मतलब बड़ा होके जूम होके कोई ऑब्जेक्ट नज़र आए। इन दिस माइक्रोस्कोप द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एन ऑयल फ्लेम वॉज थ्रोन ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस। इसके साथ साथ इन्होंने क्या यूज़ किया, एक ऑयल फ्लेम यूज़ किया, तो उसमें से जो लाइट आती थी वो ऑब्जेक्ट पे जाती थी, प्लेस्ड ऑन अ स्टेज बिलो यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सच माइक्रोस्कोप्स आर नाउ कॉल्ड लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर आप इसको डायग्राम से देख करके समझेंगे तो यहाँ पे एक ऑयल लैम्प है और बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती थी तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर और बड़ा नज़र आता था। ठीक है, इस तरह के माइक्रोस्कोप को अब लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों जो हैं लाइट माइक्रोस्कोप सी और डी मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी मॉडर्न माइक्रोस्कोप है। तो बात करते हैं
The modern optical microscope is the ordinary compound microscope which is used in science laboratories. जो आपने अपने स्कूल में भी देखा है, जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं वो क्या है, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. इट इज़ इन फैक्ट इम्प्रूव डिज़ाइन ऑफ हुक्स माइक्रोस्कोप. तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर करा था उसका ये मॉडिफाइड है, ठीक है, उसको और अच्छे से मॉडिफाई करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया गया, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप. द ऑब्जेक्टिव लेंस इज पोजिशन क्लोज टू द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड. ठीक है, और इसमें क्या किया कि जो लेंस है वो आपने देखा होगा कि लेंस नीचे की तरफ लगा रहता है और वो उस ऑब्जेक्ट से, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उससे काफ़ी पास होता है. The other lens called eyepiece lens provide further magnification of the image formed by the objective lens. तो एक objective lens जो कि नीचे की तरफ है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसीलिए उसको objective lens कहा जाता है. और दूसरा जो आई पीस पे है वो फर्दर इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं. एंड this is the modern compound microscope. Some compound microscope has a magnification up to 1500 times. कुछ जो compound modern compound microscope हैं उनका जो magnification range है वो 1500 times तक के हैं. उसके बाद आता है हमारा लास्ट, that is electron microscope. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं electron microscope की डिस्कवरी जो डेवलप किया वो अर्नेस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल ने किया. जर्मन साइंटिस्ट थे ये. devised a microscope called electron microscope which could magnify an object up to 4 ओके. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अर्नेस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल ने, जो कि जर्मन साइंटिस्ट हैं, डिवाइस अ माइक्रोस्कोप जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा गया. इसकी खासियत क्या थी कि ये किसी ऑब्जेक्ट को 40,000 टाइम्स तक के मैग्नीफाई कर सकता है. इन दिस माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज सेंट through the tiny sections object. This beam was focused by electromagnets and projected on a fluorescent screen to provide a vital image of the object. मतलब इसमें क्या है, एक बीम इलेक्ट्रॉन की भेजी जाती थी एक सेक्शन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, एंड दिस बीम फोकस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड प्रोजेक्टेड ऑन टू अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन. मतलब इसमें इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसीलिए यूज़ कहा गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन सब का यूज़ करके उसका रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे होता था जो वर्चुअल इमेज उस ऑब्जेक्ट की प्रोवाइड करता था. लेटर ऑन सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर इन्वेंटेड विच कुड मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 2 lakh times and more and could produce a 3-dimensional image of the object. उसके बाद और भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे वो इन्वेंट करे गए जो कि एक ऑब्जेक्ट को 2 लाख टाइम तक के मैग्नीफाई कर सकते हैं और उससे ज़्यादा, और उसकी 3-dimensional इमेज भी शो कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप. आज की इस वीडियो को हम यहीं पे सम अप करेंगे. हमने इस वीडियो में, जो कि पार्ट 1 है, डिटेल में स्टडी किया है सेल के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, एज वेल एज डिस्कवरी सेल की कैसे हुई एंड इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. यहाँ पे आपको नेम जो है वो याद रखना ज़रूरी है कि किसने कौन से माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी है, एंड जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं अलग अलग माइक्रोस्कोप के, वो याद रखना ज़रूरी है. पार्ट बी में हम सेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे, सेलिएंट फीचर इसके डिस्कस करेंगे, सेल नंबर्स एंड शेप, आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज़ वो वीडियोज़ को, जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं लास्ट तक के देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है या आप क्या इम्प्लीमेंटेशंस चाहते हैं. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.